इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जैसे इधर मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूं, इधर वाई एक्सिस ले लेते हैं, इसके परपेंडिकुलर इधर जेड एक्सिस ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं स्पेस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन सपोज कौन से प्लेन में हो रहा है, वो देखो XY प्लेन में। XY प्लेन में। तो फिर बताओ मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन कौन से प्लेन में लेते हैं? मेरे ख्याल से तुमने केमिस्ट्री YZ पिछले साल पढ़ा होगा। ऐसे लेते हैं, एक्स जेड प्लेन में है। परपेंडिकुलर होना चाहिए सर। हाँ परपेंडिकुलर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर ऐसे हैं। तो कौन से डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है बताओ? वाई डायरेक्शन में, ठीक है ना। Y डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं टाइम के साथ। तो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर किधर फ्लक्चुएट करता है? देखो जेड Z डायरेक्शन। में Z डायरेक्शन। ये वेक्टर जेड डायरेक्शन में दिख रहे होंगे सारे, देखो ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में टाइम के साथ क्या करने लगते हैं बताओ? फ्लक्चुएट करने लगते हैं, ऑसिलेट करने लगते हैं, और फिर वो क्या बन जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाती है, बन जाती है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखते हैं? वेव का इक्वेशन याद होगा, हमने पढ़ा था साउंड में। कैसे लिखते थे? ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ऐसे लिखते थे, बताओ। हाँ हैं? याद है? तो सिमिलरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो देखो E इक्वल टू क्या लिखेंगे? किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है? Y में। तो इसको ऐसे लिखूंगा मैं, ई वाई। ई वाई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ऑसिलेट कर रहा है, तो वाई डायरेक्शन में। और ये किसके इक्वल होगा? ई नॉट साइन, क्या लिख सकता हूं? ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर माइनस साइन है तो इसका मतलब ये वेव किधर चल रही है बताओ? अगर यहां माइनस होता था तो वेव किधर चलती थी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। यहां प्लस अगर लिख दूं तो ये वेव मैं किधर चलती है? नेगेटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो मैं यहां माइनस लिखने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अगर यही प्लस लिख दूं यहां पे तो इसका मतलब ये वेव किधर चल रही है? नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। और अगर इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है? देखो जेड। तो इसको लिखूंगा बी जेड इक्वल टू बी नॉट और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। कई बार के एक्स पहले आ जाता है, ओमेगा टी बाद में आ जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बोलो समझ में आया सबको? ये ई नॉट बी नॉट क्या है? ई नॉट देखा जाए तो क्या है? एम्पलीट्यूड है। बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड वाला एम्पलीट्यूड है। ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। के को यहां पे बोला जाता है प्रोपगेशन कांस्टेंट बोला जाता है। प्रोपगेशन कांस्टेंट। और तुम्हें पता है के इक्वल टू क्या लिखते हैं बताओ? 2 पाई बाय लेमडा लिखते हैं, जहां पे लेमडा क्या होगा इस वेव का? वेवलेंथ। ठीक है ना। एक और तरीका बताया था इस वेव का, जैसे ओमेगा को क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यस सर। ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ भी लिख सकते हो, ये भी पता है हमें। इसको तो बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
ऑफ वेव, और एफ को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है। बताओ, क्लियर है? Yes, sir. ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स याद रखने तुम्हें। एक तीसरा पॉइंट देखो इसी में, अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेव वेलोसिटी निकालनी है तो बताओ क्या तरीका बताया था, किसी को याद हो तो? वेव में पिछले साल A/B करके था। t का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट लिखते थे, यस। हैं? तो हाँ, एक तो yes. तरीका था वेव वेलोसिटी इक्वल टू लिखते थे ओमेगा माइक्रो। वेव वेलोसिटी, अगर मैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी v ले लूं तो v इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? ओमेगा बाई k लिखा जा सकता है। इसको फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ भी लिखा जा सकता है। बोलो, Yes. बताओ, क्लियर है सबको ये? Yes. सर आगे चलो, बताओ। Yes. एक और तरीका होता है वेव वेलोसिटी निकालने का, ध्यान देना। देखो मैंने यहां पे v लिखा है, जरूरी नहीं कि ये c के इक्वल आएगा। क्यों? ये वेलोसिटी c के इक्वल कब आएगा? 3 इंटू 10 की पावर 8 के इक्वल कब आएगा? जब ये दोनों, ये जो लिखी हुई है वेव, ये वेव कहां चले बताओ? वैक्यूम में या फ्री स्पेस में चले। Yes. तब ये ओमेगा बाई के अपने आप ये v जो होगा किसके इक्वल आ जाएगा? 3 इंटू 10 की पावर 8 के इक्वल आ जाएगा। पावर 8 के f इंटू लेमडा ये भी अपने आप किसके इक्वल बन जाएगा? 3 इंटू 10 की पावर 8 के इक्वल बन जाएगा। हो सकता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में चल रही हो, वाटर के अंदर चल रही हो, ग्लास के अंदर चल रही हो, तब जरूरी नहीं कि ये वेव वेलोसिटी 3 इंटू 10 की पावर 8 के इक्वल आएगा, उससे कम आएगा। तो ये ओमेगा बाई के, इसीलिए मैंने v लिखा है, ठीक है ना, c नहीं लिखा है। अगर इसी में बोल दिया जाए कि ये दोनों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखी हुई है ये वैक्यूम में है, तो अपने आप ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी? v किसके इक्वल हो जाएगा? 3 c के इंटू इक्वल 10 हो का जाएगा। 8। वेव वेलोसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, बता दूं, E नॉट बाई बी नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो लिखा हुआ है तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका एम्पलीट्यूड, और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो लिखा हुआ है इसका एम्पलीट्यूड कर दो तो ये क्या आ जाता है? वेव वेलोसिटी। इवन किसी स्टैंड पे, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और उसी पॉइंट पे, उसी स्टैंड पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू का रेशियो कर दो, तब भी ये क्या आ जाता है? वेव वेलोसिटी। बताओ, आया समझ में? Yes. सर एक बार ई नॉट बाई बी नॉट वापस बता दो। बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में तुमने वेव इक्वेशन लिखा है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होगा ई नॉट कुछ, यस। और अगर उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को तुमने मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिखा है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी एम्पलीट्यूड होगा कुछ। यस। तो ई नॉट बाई बी नॉट कर दो तो ये जो भी तुमने वेव लिखी हुई है उस वेव का क्या आ जाएगा? वेव वेलोसिटी आ जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में चले या फिर फ्री स्पेस में चले तो उसकी वेव वेलोसिटी क्या होगी बताओ? तो इफ electromagnetic wave travels in free space, then its wave velocity c के इक्वल होगा, और c की वैल्यू तुम्हें पता है क्या होती है? और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन ओमेगा बाई के भी तब ये आएगा, एफ इंटू लेमडा की वैल्यू अपने आप c आएगी,
और E नॉट बाई बी नॉट अपने आप इसके इक्वल आएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 के इक्वल आएगा। बोलो। If electromagnetic wave travels in a medium then its wave velocity तो वेव वेलोसिटी c के तो इक्वल नहीं आएगा, इसको ऐसे लिखेंगे अंडर रूट म्यू अपसाइलन, ये वैल्यू ओमेगा बाई के इक्वल भी होगी, ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल भी होगी, ई नॉट बाई बी नॉट के भी इक्वल होगी, मगर इसकी वैल्यू अब 3 इंटू 10 की पावर 8 के इक्वल नहीं आएगी, ठीक है ना, इससे कम ही आएगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं बताओ, ऑसिलेट करते हैं हमेशा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो वो क्या एक दूसरे से कितना एंगल बनाएंगे, 90। तो इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field are perpendicular to each other at any point in electromagnetic wave। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में हमेशा वाइब्रेट करते हैं, इससे भी पता चल रहा होगा। देखो पीछे वाला जो हमने देखा, बताओ इस वेव का इक्वेशन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में और इसमें देखो, दोनों का फेज डिफरेंस निकाल के देखो क्या आएगा बताओ, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन जो होता है वो सेम फेज में होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field oscillates in same phase in electromagnetic wave। Average energy density of electromagnetic wave। तो जैसा कि हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या बता रहा है बताओ, का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन है। यस सर। अब स्पेस में किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बताओ वहां पे एनर्जी स्टोर्ड होगी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहां एनर्जी भी होगी, क्योंकि हमें पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि पर यूनिट वॉल्यूम पे एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, बताओ ऐसे होती है, हैं? और अगर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है
तो मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी स्टोर होती है, बी स्क्वायर बाई क्या लिखते हैं, 2 mu naught. 2 P mu टू square by 2 म्यू। mu naught. अब जैसे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन लिख लेता हूं, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है E y इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ये इक्वेशन होगा बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में पर यूनिट वॉल्यूम पे कितनी एनर्जी पड़ी है, ठीक है ना। फिर मैग्नेटिक फील्ड में निकालेंगे पर यूनिट वॉल्यूम पे कितनी एनर्जी पड़ी है। तो टोटल अगर एनर्जी निकालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा, Add. ठीक है ना। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, तो बताओ यू ई बोल देता हूं इसको, तो ये क्या आएगा हाफ, अब साले नॉट ई Half स्क्वायर epsilon करो naught तो E क्या square. बनेगा, E ई naught नॉट स्क्वायर और साइन sin स्क्वायर। square omega t minus k. देखो ये वेरी एनर्जी भी वेरी कर रही है टाइम के साथ, देखा जाए तो पर यूनिट Yes, वॉल्यूम sir. पे जो एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वेरी कर रही है। तो वेरी करेगी, तुम इसका क्या निकाल लूंगा फिर बताओ, एवरेज निकाल लूंगा, बताओ। Average निकाल। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता करूं तो क्या आएगा, Sigma E 1 by we solid need naught to E. एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो साइन स्क्वायर फंक्शन का बताओ एवरेज क्या होता है एक पीरियड के लिए, हाफ आता था, बताओ। 1 by Half 2 होता है, yes sir. हाँ, तो इसका जब एवरेज निकालेंगे तो ये फिर से हाफ आ जाएगा। तो बताओ एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालें तो ये कितना आ जाएगा, 1 by 4 1 by 4 5 epsilon naught E epsilon naught square. E naught, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पर यूनिट वॉल्यूम पे एवरेज कितनी एनर्जी स्टोर्ड है बताओ, 1 by 4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। बताओ ये समझ में आया सबको। Yes, sir. अब सिमिलरली ये वाला लगा के अगर मैग्नेटिक फील्ड की निकालोगे B square by 4 epsilon. तो तुम्हें क्या लग रहा है, क्या आना चाहिए बताओ, जैसे यहां कर भी देता हूं, V is not square by 4 epsilon naught mu naught. एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालूंगा मैं, तो यू बी बोल देता हूं इसको, तो बी स्क्वायर तो 1 by ट्वाइस म्यू नॉट और बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स बनेगा, बताओ। तो एवरेज अगर निकालूं तो 1 by 4 b square by mu naught. ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालूं तो ऐसे लिख लेते हैं, एवरेज ये साइन ज्यादा बेटर रहेगा, इसको भी ऐसे कर लेते हैं, यू ई का एवरेज। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, बी नॉट स्क्वायर बाई 4 म्यू नॉट आ जाएगा, बताओ। Yes. और एक्चुअली ये दोनों वैल्यू सेम भी आएंगे, देखना 1 by 4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और बी नॉट स्क्वायर बाई 4 म्यू नॉट, ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं। देखो मैं साइड में करके दिखा देता हूं कैसे इक्वल आएंगे दोनों। ये देखना मैं बी नॉट को क्या लिख सकता हूं, अभी देखो सी इक्वल टू क्या पता था, मैं सी को क्या लिख 1 सकते by हैं, under root mu naught epsilon naught. ई नॉट बाई बी नॉट लिख सकते हैं कि Not नहीं, by बोलो। V naught. Yes. Yes. Yes.
Yes, हम्म? sir. Yes, sir. तो मैं ऐसा कर देता हूं, जैसे तुम चाहो तो इससे इसको प्रूफ कर लो, चाहे इससे प्रूफ कर लो, एक ही बात है, हैं? तो मैं इससे इसको प्रूव करता हूं, ठीक है ना, इससे इसको प्रूव कर लेता हूं। तो ये क्या बनेगा बताओ, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ई नॉट स्क्वायर की जगह क्या डाल दूं बताओ, सी स्क्वायर square और B. बी नॉट स्क्वायर डाल दूं बताओ। Yes. और सी की Yes, वैल्यू sir. क्या पता है बताओ, सी स्क्वायर क्या आएगा, 1/म्यू नॉट mu एप्सिलॉन naught नॉट। epsilon naught तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट और 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और बी नॉट स्क्वायर करो, क्या आ गया बताओ, ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई बताओ। Square by 4 mu naught आ गया. Yes, sir. है, तो इसका मतलब ये एनर्जी और ये एनर्जी दोनों क्या हैं, इक्वल है। Equal. तो जितनी एवरेज एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, उतनी ही एवरेज एनर्जी किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड Magnetic की field. होगी। तो अब बताओ पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बताओ एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या लिखूं, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा भाई, हैं? Yes, भाई sir. किसी पॉइंट पे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा तो दोनों होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अब सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से 10 जूल एनर्जी है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी इस पॉइंट पे 10 जूल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम पे। तो मतलब पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी क्या होगी पर यूनिट वॉल्यूम पे, 20 जूल हो जाएगी ना Right. फिर तो, है? Yes, sir. तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको यू एवरेज बोल देते हैं ऐसे, तो ये होगा यू ई का एवरेज प्लस यू बी का एवरेज। और अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं बताओ, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या आ जाएगा पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो इसी का डबल कर दें, मुझे लग रहा है बताओ, इसका डबल कर दें या फिर इसका डबल कर दें, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, दोनों को ऐड करेंगे तो, हैं? Yes, sir. तो यह आ जाना चाहिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको बी नॉट स्क्वायर बाई P naught square by 2 mu नॉट भी naught. लिख सकते हैं। तो ये बताएगा पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पर यूनिट वॉल्यूम पे कितनी एनर्जी होगी। ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बता रहा है पर यूनिट वॉल्यूम पे एनर्जी, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बता रहा है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की। देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो पहले तो ये बताओ इंटेंसिटी किसे बोलते हैं। जैसे इधर की तरफ वेव जा रही है, ऐसे ऐसे वेव अगर कोई जा रही, तो वेव अपने साथ क्या ले जाती है बताओ, एनर्जी और मोमेंटम दोनों ट्रांसफर करती है, हैं? yes sir, yes sir. अब पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से, किसी पॉइंट पे पर यूनिट क्रॉस energy सेक्शनल निकलती एरिया है से पर सेकंड जितनी एनर्जी क्या हो बताओ, पास कर निकलती जाए, है Pass. उससे हम क्या बोलेंगे उस पॉइंट का, Intensity. इंटेंसिटी बोलेंगे, Intensity. ठीक है ना। तो नोट करते हैं डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया
perpendicularly is called intensity. यहां तक क्लियर है? बताओ सबको पहले तो। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे इमेजिन करो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रही है और मैंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, ये हो सकता है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के इक्वल है, कैपिटल ए के इक्वल है। अब देखो कोई वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी तो हमें पता करना है इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में कितनी एनर्जी निकली होगी। बताओ जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इससे पास करेगी 1 सेकंड में, बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना दूर जाएगी? बताओ। We know. V into 1 सेकंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव Velocity कितना equal- डिस्टेंस चली होगी? तो मेरे ख्याल से जितना वेलोसिटी रही होगी the c। velocity होगी। Yes, Yes, sir. इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां थी वो 1 सेकंड बाद यहां पहुंच जाएगी। बताओ। Yes. तो इस वॉल्यूम के अंदर जो एनर्जी पड़ी होगी, इस सिलेंडर के अंदर जो एनर्जी पड़ी होगी वो 1 सेकंड में इसी क्रॉस सेक्शन से पास करके ही तो गई होगी। Yes, sir. Yes, sir. इस सिलेंडर के अंदर जितनी भी एनर्जी पड़ी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो पूरी 1 सेकंड में इसी से निकल के तो आई होगी और यहां पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो गई होगी। बोलो, हैं? हर जगह Yes, sir. क्लियर है सबको? बोलो। Yes, sir. अब मुझे पता है कि पर यूनिट वॉल्यूम पे कितनी एनर्जी स्टोर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। बताओ, ये निकाला है Half अभी। epsilon naught. Half epsilon naught E naught square. और बताओ इसका वॉल्यूम कितना दिख रहा है इस सिलेंडर का? Pi C R A C. C A S. into हम्म? A तो into velocity. पर सेकंड ए क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी एनर्जी पास कर रही है? AC into energy density. तो एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू कैपिटल ए क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी, इसको कैपिटल यू बोल दूं अगर मैं, तो ये कितना आ जाएगा? बताओ। U का एवरेज वैल्यू इनटू इस पूरे का वॉल्यूम। बताओ, हैं? Yes, sir. और इस पूरे का वॉल्यूम आ जाएगा Yes, A इंटू सी, है? तो इसका मतलब इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिखूं? टोटल एनर्जी जो पास हो रही है डिवाइडेड बाय ए कर दूं तो आ जाएगा। बताओ। Yes, पर sir. यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर सेकंड कितनी एनर्जी निकली होगी? इतनी तो निकली होगी, हैं? Yes, sir. तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? देखो, ये एक तरह से ये एवरेज इंटेंसिटी आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये एवरेज एनर्जी है। तो ये इंटेंसिटी भी कौन सी होगी? एवरेज इंटेंसिटी। तो ये आ जाएगा U इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई ए। दैट मीन्स ए से खत्म हो गया, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी इंटू अगर सी कर दें तो ये एवरेज इंटेंसिटी आ जाएगा और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, चाहे इसको लिख लो बी नॉट स्क्वायर 2 म्यू नॉट इंटू सी। बोलो। Yes, sir. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एवरेज एनर्जी डेंसिटी एट एनी, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एवरेज इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट क्या लिखेंगे? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, या फिर बी नॉट स्क्वायर बाय ट्वाइस म्यू नॉट इंटू सी। इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट सोर्स
तो जैसे एक Sir, पॉइंट, लास्ट पूछ कर दूं? थैंक यू। हो गया सर, थैंक यू। तो अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट सोर्स है, जैसे यहाँ बल्ब रखा है, कुछ ऐसा है और इसका पावर P है, तो ये तो वेव चारों तरफ निकालेगा ऐसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यस सर। तो अगर मुझे इस सोर्स से R डिस्टेंस दूर, सपोज इस A पॉइंट पे क्या पता करना है मुझे, इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी क्या होगा बताओ। देखो पर सेकंड जो एनर्जी यहां से निकल रही है P, पावर का मतलब है कि पर सेकंड ये जितनी एनर्जी क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, वो एनर्जी इस पर सेकंड इस सरफेस से ऐसे बाहर P निकल by A जाएगी, हो जाएगा इस सरफेस से बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब इंटेंसिटी अगर यहां पे लिखूंगा तो ये क्या आएगा बताओ, पावर डिवाइडेड बाय ये स्फेरिकल टाइप का लिया गया है सरफेस बेटा, तो ये क्या आएगा 4 पाई आर pi r square तो अगर एक पॉइंट सोर्स है जिसका पावर है P, तो उस पॉइंट सोर्स से R डिस्टेंस दूर इंटेंसिटी क्या होगी वेव की, तो क्या बताओगे, P डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, square ठीक है ना। तो P जहां पे क्या है, पावर ऑफ द पॉइंट सोर्स। अगर याद हो, यही तुमको उसमें भी बताया था मैंने, waves में हाँ। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सोर्स at which we have to find intensity। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा कि बताया अपने साथ क्या ले जाता है, एनर्जी और मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम के बारे में देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की U एनर्जी है, तो U एनर्जी अगर कैरी करके ले जा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसका मतलब मोमेंटम कितना लेके जा रही है। तो इसमें फोटोन लगाना पड़ेगा, फोटोन थ्योरी। जैसे एक फोटोन की एनर्जी बताओ क्या लिखते थे, बोलो। hc by lambda। hc बाई लेमडा लिखते हैं। और मोमेंटम क्या लिखते हैं एक फोटोन का, mv नहीं h बाई लेमडा है, मोमेंटम नहीं लिखते फोटोन का। यस सर हाँ डी ब्रोगली वेव तो h बाई लेमडा एक तरह से ये क्या है, मोमेंटम ही तो है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, फोटोन का मोमेंटम इनटू c। तो फोटोन का मोमेंटम क्या लिखा जा सकता है, फोटोन की एनर्जी बाई c। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय c कर दिया जाए तो उस एनर्जी का क्या निकल के आ जाता है बताओ, मोमेंटम। ठीक है ना, ये वो वाला नहीं है। ऐसे तो एनर्जी और मोमेंटम में पार्टिकल अगर कोई है, पार्टिकल है, तो क्या लिखते थे बताओ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिखते थे, मोमेंटम का स्क्वायर बाय। m2 ये एक दूसरी चीज है, ये किस पे अप्लाई होता है, पार्टिकल्स पे, और ये किस पे अप्लाई होता है, फोटोन पे, फोटोन पे। फोटोन थ्योरी इसको बोलते हैं। तो P is equals to h by lambda कैसे लिखा आपने? ये तुम बताओ यार, इतना तो पता ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, केमिस्ट्री में इतना पढ़े हो। डी ब्रोगली वाली है क्या? हाँ और क्या, अच्छा ठीक है सर। लेमडा इक्वल टू h बाई पी नहीं लिखते थे, हाँ ठीक है सर। तो मैं पी इधर ले गया, लेमडा उधर ले गया। तो मोमेंटम जो होता है फोटोन का वो h बाई लेमडा होता है, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये हुआ, अगर किसी फोटोन का एनर्जी पता है कोई, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ये भी फोटोन से ही बना होता है बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट है तो लाइट किससे बना है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और फोटोन से बना है। एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बना फोटोन से है ये है। तो अगर एक फोटोन की एनर्जी हमें पता है तो उस एनर्जी के साथ मोमेंटम कितना होगा, तो क्या बोल सकते हैं, एनर्जी डिवाइडेड बाय सी लिख सकते,
सी लिख सकते हैं, बताओ। Yes. तो अब ऐसा ही इमेजिन करो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है और अपने साथ कैपिटल यू एनर्जी लेके जा रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका मतलब वो अपने साथ कितना मोमेंटम लेके जा रही होगी, बताओ। U उसके by U C. by velocity C. divided by U center. बाई सी लेके जा रही होगी, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave carry energy as well as momentum। तो अगर मोमेंटम कितना जा रहा है ट्रांसफर होके, तो हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी ट्रांसफर डिवाइडेड बाय सी। तो इसको बोलेंगे मोमेंटम ट्रांसफर और ये है एनर्जी ट्रांसफर। और ये है स्पीड ऑफ लाइट। देखो अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पे गिरती है, ये आगे भी मॉडर्न फिजिक्स में आगे और पढ़ेंगे, ये चीज डिराइव भी करेंगे वहां पे, यहां तो सिर्फ रिजल्ट के फॉर्म में नोट कर ले रहे हैं। तो जैसे कोई लाइट है ऐसे सरफेस पे गिर रही है, और इस लाइट की इंटेंसिटी क्या है, आई। आई इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा, अगर इसका एरिया ए है सपोज, तो बताओ कितनी एनर्जी गिरती होगी इसमें, बताओ एक सेकंड में। आई इंटू ए एनर्जी एक सेकंड में गिरती होगी। अब एनर्जी इतना है तो बताओ इसका जो एक सेकंड में मोमेंटम गिर रहा होगा वो कितना होगा, ये by C. IA by IA C. by C. इतना मोमेंटम गिरता होगा एक सेकंड में, है। और अगर ये सरफेस इस लाइट एनर्जी को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले, फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो बताओ फिर फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, टकराने के बाद Zero. मोमेंटम क्या हो जाएगा। Zero. और एक सेकंड में ये हुआ है, बोलो एक सेकंड में ऐसा हुआ, Yes, sir. तो बताओ पर सेकंड चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा। IA by C. Yes, Yes, IA और IA पर by C. सेकंड चेंज इन मोमेंटम ही क्या होता है, फोर्स होता है, Force into. अच्छा, हाँ yes. हैं। आई ए Yes, बाई सी मतलब ये लाइट एक तरह से इस सरफेस पे कितना फोर्स एग्जर्ट करेगी, IA by C. आई ए बाई सी। तो कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगी, तो ए को नीचे ले जाओ। I by C. I by C. I by C. अगर आई इंटेंसिटी की लाइट एक सरफेस एरिया पे परपेंडिकुलरली गिर रही है और वो सरफेस परफेक्टली क्या है बताओ, एब्जॉर्बिंग है, Absorbing nature. पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो लाइट उस सरफेस पे प्रेशर कितना एग्जर्ट करेगी, आई डिवाइडेड बाई सी। बोलो। Yes. Yes. इफ आई इंटेंसिटी माइक ऑफ कर लो बेटा। लाइट फॉल्स perpendicularly in a perfectly फिर एनर्जी जाएगी कहाँ पे? कुछ भी हो गया, वो एनर्जी अपना लाइट हीट में कन्वर्ट हो गया होगा, जो भी हो गया होगा, जैसा भी हो, सरफेस पे गिरा और सरफेस पे टकराने के बाद फोटोन खत्म हो गया। फिर इसमें फोटोलाइटिक इफेक्ट नहीं हो सकता कि मतलब
थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी तक तो ले ले, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी में चल जाए। तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, सही कह रहे हो, उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल देते हैं। फिर देन pressure exerted by light on the surface is capital P is equal to क्या लिखेंगे, I divided by C। अच्छा, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता तो बताओ क्या होता प्रेशर फिर? तो सारी एनर्जी बाउंस बैक हो जाती। वही हो जाता है, हाँ, चेंज इन मोमेंटम फिर क्या आता? जीरो आता है, जीरो आ जाता है सर। और कैसे यार, तो प्रेशर भी जीरो आता है, 2 टाइम्स नहीं। होता है, 2 टाइम्स टू होता है। टाइम्स हो जाता है, 2i हाँ, जाता है। चेंज इन मोमेंटम डबल आता है इसका बेटा, अपोजिट डायरेक्शन नहीं हो Direction जाएगा opposite जब बाउंस बैक Yes. होगा तो। Yes, yes. प्रेशर भी डबल हो जाता है। Yes, तो sir. प्रेशर डबल हो जाएगा अगर ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो। बोलो। Yes, sir. For perfectly reflecting surface, प्रेशर कैपिटल P इक्वल टू आ जाएगा 2I/C आ जाएगा। तो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड in a electromagnetic wave is given by By equal to 8 into 10 की पावर -6 sin 5000 pi x minus 3 into 10 की पावर 11 pi t। Find frequency, wavelength, wave velocity। Find equation of electromagnetic wave in electric field form। तो कंपेयर करो इसको, बताओ। So 15 के and की 10 वैल्यू okay. 5000 पाई है। तो K की वैल्यू कितनी है बताओ? 5000 पाई। 5,000. 5000 पाई। K की जगह लिख लो 2π/λ। तो लेमडा कितना आ जाएगा बताओ यहाँ से? नहीं 1/25। 1/2500 है? और ये मीटर में आ जाएगा मेरे ख्याल से, SI यूनिट में होगा, है? Yes sir. यस। तो मुझे लग रहा है क्या लिख सकते हैं इसके ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बन जाएगा, 4 into 10 की पावर क्या बनेगा, 4
10,000 का मतलब क्या बन जाएगा? -4 10 के ऊपर अच्छा, ओमेगा की वैल्यू ये है मेरे ख्याल से, बोलो। Yes, यस sir. सर तो 2 पाई एफ इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 10 की पावर 11 पाई, पाई से पाई खत्म, तो फ्रीक्वेंसी कितना लिखा जा सकता है? 1.5 10 की into 10 पावर power 11 minus हर्ट्ज। और वेव वेलोसिटी अगर चाहिए तुम्हें इसका, तो क्या कर 3 दो? into टी 10 की का power 11 pi कोफिशिएंट by Omega by 5000 pi. तो 3 इंटू 10 की पावर 11 पाई और डिवाइडेड बाय 5000 पाई, बोलो। yes तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ यहाँ से? 0.6 into 10 की 6 into 10 की6 power into 10 की power 7. 6 into 10 की power 7 6 इंटू 10 की पावर 7 कितना आ रहा है? meter per second. 7 7 आ रहा है. 7 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये वैक्यूम में तो नहीं चल रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये हैं? Yes. Yes. yes Yes. अच्छा, सेकेंड पार्ट में चलते हैं। तो सेकेंड पार्ट लिखने के लिए हमें ई नॉट चाहिए। तो अब Yes. बताओ yes वेव की वेलोसिटी जो है v, क्या V लिखा जा E naught सकता by है? B naught. E naught by P B naught naught. by ई नॉट बाई बी नॉट। तो ई नॉट Yes, निकालोगे तो v इंटू बी नॉट आ जाएगा, बताओ। यस सर तो 6 इंटू 10 की पावर 7 और बी नॉट कितना आ गया? 8 इंटू 10 की पावर 8 माइनस into 10 to power minus 6. 480 आता है. 480 आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। अब बताओ, अच्छा बी वाई है ये, E Z हो जाएगा. एक्स हो जाएगा सर। तो किस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा बताओ ये? देखो X वेव में। तो x, यहाँ x है, तो इसका मतलब ये वेव x डायरेक्शन में चल रहा है। अगर यहाँ पे x की जगह z लिख देता तो ये वेव किधर चल रहा होता? z एक्सिस के लॉन्ग। तो वेव तो चल रहा है x एक्सिस के लॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड अगर ऑसिलेट कर रहा है y एक्सिस में, तो ऑब्वियस सी बात है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किस में ऑसिलेट करना चाहिए बताओ? X. z एक्सिस। Z Z axis. ठीक है ना? तो ये z एक्सिस में ऑसिलेट करेगा। और E नॉट कितना निकाला? 480। और साइन के अंदर तो वही रहेगा जो मैग्नेटिक फील्ड वाला है, क्योंकि फेज तो दोनों का क्या रहना है बताओ? सेम रहना है। Same. तो ये 5000 पाई एक्स माइनस 3 इंटू 10 की पावर 11 पाई टी, ये आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।